371, हम कोशिश करेंगे कि 371 जम्मू में लाया जाए। तो हमारे साथ मातम सिंह जी जो डीडीसी के कैंडिडेट हैं चंगा कॉन्स्टिट्यूंसी से, इनसे हम बात करने आए हैं। मातम जी, ख़ास तौर पे आप उस पार्टी से अभी बिलोंग करते हैं जो पार्टी अभी पावर में है, केंद्र में। क्या आपके इलाके में बदलाव आया है कांग्रेस के बाद, जो पिछले 5 साल में काम कारीबाद हुआ है यहाँ पे आपके भलेसा में? ऐसे कौन कौन से काम जो हैं बीजेपी ने किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे किए हुए हैं, जिन कामों को लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे और आपको पूरा यकीन है आप जीतेंगे? देखो जी, पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ जो हम तक पहुँचे और हमारा विचार, हमारे अंदर की जो ख्वाहिश है वो जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। देखो, मैं आपको ब्रीफ़ करूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को ब्रीफ़ करूँ। मैं बतौर सरपंच 2 टर्म, 2011 में भी मैं सरपंच था और 2018 के निजी चुनाव में, पंचायत इलेक्शन में 2 टाइम्स मैं सरपंच बना। 18 में मैं ये जो 19 का इलेक्शन हुआ बीडीसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, इसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मैं पहले तो आप लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, यहाँ की जनता, बाशूर जनता को मुबारकबाद देता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जो है 3 टायर सिस्टम जो है J&K के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। ये पहले तो यहाँ की जनता को अभी तक नॉलेज नहीं है। अभी जहाँ भी हम थोड़ा सा पूछ रहे हैं लोगों को कि इलेक्शन आया हुआ है, तो जनता पूछती है ये कैसा इलेक्शन है, कौन सा इलेक्शन है। तो यहाँ के लिए नई चीज़ हुई है। तो नई चीज़ जो भी आदमी करता है, अपने घर में हो या बाहर हो, वो एक अजूब सा लगता है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं जी, ये जो है बीडीसीज़ में कम लोग जीत के आए भाजपा के, इसलिए ये सिस्टम जो है 3rd टायर नहीं है, ये इन्होंने तब प्रोग्राम बनाया। हालांकि ऐसा नहीं है। आपके माध्यम से कहूँ, हर जनता इस वक्त पढ़ी लिखी है। आपको पता है पहले पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो हैं महाराष्ट्र वगैरह दूसरी स्टेट्स में हुआ करते थे, उनका आप मेहता जो अमेंडमेंट है वो आप देखिए, उसमें 3 टायर सिस्टम कैसे चुना जाता है। पहली बात तो ये है, पहले ग्रास रूट लेवल से 5 सरपंच, फिर उनके ही विद इन द मेंबर्स एंड सरपंचेस से ही ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुना जाता है। फिर 3rd टायर का है कि डायरेक्टली जो है लोग चुनेंगे अपने काउंसिल के मेंबर को, और विद इन द 14 मेंबर जो एक डिस्ट्रिक्ट के बना हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट में 14 कंस्टिट्यूंसी सेगमेंट बने हुए हैं, उनमें से ही एक जो है डीडीसी का चेयरमैन बनेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार हूं और अपने मोदी साहब का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ये सिस्टम यहाँ J&K के अंदर भी लाया। बाकी यहाँ पे जो आपका एक क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे जो है क्या चेंजेस आई, कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं आपसे कहा हो नहीं रहा है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा 5 साल में या पीछे जब बीजेपी ने कार्यभार संभाला, आपके दलीप सिंह परिहार जी जो आपने विधायक थे यहाँ से, उन्होंने कौन सा ऐसा बदलाव लाया जो शायद आज़ाद साहब नहीं ला पाए? नहीं, देखिए, मैं कभी भी आज़ाद साहब की खुलाफत नहीं करता। उन्होंने अपने दौर में जितने उनसे हो सका वो किया, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात दिलीप सिंह परिहार जी की, जब से ये यहाँ विधायक बने हैं, जितने एक इनसे, क्योंकि ये टेन्यूर जो रहा 2.5-3 साल का ही टेन्यूर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट बीच में आप लोग सब जानते हैं हर बार 6-6 महीने के बाद गवर्नमेंट बनी और गवर्नमेंट आते ही टूटती भी गई। 2 टाइम्स लगे। जब मुफ्ती साहब साहिद साहब मर चुके थे बेचारे, तो तब के बाद लड़की ने, उनकी महबूबा साहब ने कम से कम 6-7-8 महीने का आपने देखा प्रोग्राम कि कितना देर लग गया गवर्नमेंट बनने में, और हरास गवर्नमेंट रही। मैं इस गवर्नमेंट को इसलिए भी सक्सेस नहीं मानता क्योंकि 6 साल पूरे इनको गवर्नमेंट को अगर मिले होते तो जो इनके प्रोजेक्ट्स थे, जो इनके मंशूर थे, वो बराबर हो जाते। लेकिन चलो किसी कारण ना गवर्नमेंट पूरी हो सकी। अब जो है हमारे मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरे तरीके से डटे हुए हैं। पंचायत राज सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश है, आम गाँव को डेवलप करने की, और गवर्नमेंट के साथ, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ जोड़ने का काम कर रही है। मैं आपको बताऊं कि पहले यहाँ पे क्वेश्चन हुआ जाता था कि पंचायतों को कुछ नहीं आ रहा है। आज भी आवाम में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहा है। सिस्टम थोड़ा चलाने का लागू हुआ। जो बिचौलिए थे, जो बीच के बेंचर्स थे, जो ब्रिजेस थे, वो थोड़े से कट हुए हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट और बेनिफिशरी का लियाज़ान हुआ है। आपको मैं बताऊं, पहले मैं 2011 से 16 तक सरपंच था, तो एक पंचायत के अंदर से 2 से 3 PMAY आए। उस वक्त IAY नाम था, इंदिरा आवास योजना। तो 2 से 3 से ज़्यादा किसी पंचायत को नहीं मिले थे। आज की डेट में एक पंचायत में 150 से 200 PMAY है, और टर्न वाइज सीधे बेनिफिशरी के खाते वो
उस वक्त में सीधे इनवॉइस बना के एसईडीज वगैरह उसमें भी एक चीज़ है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना है या आपका 14FC है, उसमें ये देखा गया है जितनी भी पंचायतें हैं उसमें वेंडर जो है या तो नायब सरपंच का रिश्तेदार होता है या सरपंच का रिश्तेदार होता है, और उस जिस तरीके से केंद्र सरकार चाहती थी कि ग्राउंड लेवल पे पैसा लगे उस तरीके से लगा नहीं। दूसरी बात, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा कि आपका जो स्वच्छ भारत अभियान में कुछ टॉयलेट्स आए थे, हर गाँव में आए हुए थे, उसमें भी ये देखा गया है कि उसमें भी गवर्नमेंट ने जो है ओपन डेफिकेशन कह दिया है कि भाई हर घर में, लेकिन हमारी सर्वे ये कहती है कि बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो उनके घर में बाथरूम नहीं है, पैसा निकाला गया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कांग्रेस के दौर में भी थी, ऐसी बात नहीं कि भाजपा के दौर में ही रही है कांग्रेस के। आप मुझे बताएं कोई ऐसा बदलाव जो भलेसा में अभी हुआ है भाजपा के दौरान, और जो लोग जो चीज़ लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे? सर देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो भी SBM की बात की आपने, या दूसरे MG नरेगा की बात करो, या 14FC 14 फाइनेंस की आप बात कर रहे हो, देखिए क्या है इस वक्त सिस्टम। आप कह रहे पंच, सरपंच या नायब सरपंच का कोई ना कोई रिश्तेदार होता है। मैं आपको बात बताऊं, इसमें गवर्नमेंट का लेना देना, इसमें सरकार का क्या लेना देना है। हम लोग अपना विधायक चुनते हैं और चुनते समय ये देखना है कि क्या इस कुर्सी के काबिल है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा मुद्दा आप लेके भलेसा के खास तौर पर चंगा के लोगों के बीच में जाएंगे, आप DDC का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसमें जितनी ताकतें आपको मिलेंगी वो ताकतें BDC चेयरमैन को नहीं होंगी, जो क्लियर है ये बात, ठीक है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की जा रही है ताकतों को, तो आप ऐसा कोई ऐसी चीज़ भलेसा में हुई है जिस चीज़ को लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखो सर, मैं आपको क्लियर कट मैसेज दूं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने में टोटल नाकाम है। जो मोदी जी के विचार हैं, अगर उस पे एडमिनिस्ट्रेशन टच में रहते हैं, पता नहीं क्या वजह है। वो जो आपने बात कही कि पंच सरपंच का रिश्तेदारी होता है, क्यों होता है? अब मैं तो मैं कहा 10 साल से मैं इस वक्त भी सरपंच हूँ, तो मैंने तो देखिए गवर्नमेंट की स्टेट पॉलिसी है कि पंच सरपंच का जाबकार नहीं रहेगा, क्योंकि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, सरपंच इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो उसका रिश्तेदार क्यों रहे ना रहे, क्योंकि उसके लिए ग्राम सभा बनाई। आपको पता है बैक टू विलेज का प्रोग्राम चलाया, सोशल ऑडिट का प्रोग्राम चलाया कि उस बैक टू विलेज में कम से कम सोशल ऑडिट करवाइए। ऑडिट कमेटी कौन है? गाँव की है। अब 2, 4, 10 लोग मिल के क्या काम कर देते हैं कि ना वो सोशल ऑडिट होने देंगे, ना वो हिसाब दिखाएंगे किसी को। तो कसूर तो मैं आम जनता से मानता हूँ, जब अपना प्रतिनिधि चुनना है वो उस काबिल हो। मैं अपनी पंचायत, उन्होंने तो आपको चुना ना, उनने तो भाजपा को चुना कि बदलाव आए, लेकिन मैं कह रहा हूँ भलेसा में कौन सा ऐसा बदलाव है जो भाजपा ने लाया जिसको लेके आप लोगों के बीच में जब जाएंगे वो आपको मानेंगे? कुछ बदलाव ऐसे आए हैं जो मैं भी मानता हूँ कि पहले DBT नहीं था, DBT अब है, वो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, वो केंद्र सरकार है, लेकिन क्या ऐसा ग्राउंड पे ऐसी चीज़ें क्या हुई हैं जो लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे और आपको DDC का जो है जो आपको चुन लेंगे लोग? देखो सर, लास्ट आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को एक पुरजोर निवेदन करता हूं कि पहली बात तो यह है कि अपना प्रतिनिधि वो चुनिए जो करप्ट ना हो। बिल्कुल पहली बात, जहन साफ हो उसका कि लोगों के प्रति वो कुछ कल करेगा, लोगों के बीच रहेगा। पहली बात ये भी है कि रहना भी ज़रूरी होता है, मैंडेटरी है, क्योंकि जो आदमी यहाँ से उठ के किसी लेजिस्लेटर को जम्मू जाना होता था, गरीब जनता है यहाँ की, यहाँ जनता के बीच में रहने वाला आदमी होना चाहिए, और जो फौरी तौर बंदा उस आदमी की, उस गरीब की मुश्किलात को समझे कि क्या मुश्किलात होगी इसकी, भला ये क्या कह रहा है। और मैं चाहता हूँ जनता, भले इसकी मेरे 24 पंचायतें इस कंस्टिट्यूंसी की हैं, उनसे मेरी पुरजोर अपील रहेगी कि वो महात्मा सिंह कोतवाल का साथ दे के उनका किसी भी सेक्टर से कोई भी मसला होगा और पर पंचायत जाके वहाँ उनके ओपन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चला के उनके साथ पूरा वादा करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, जो लैंड लॉज लाए इन्होंने, उसमें भी क्लियर कट है कि जो आपकी राबी यानी जिसमें आप फसल लगा सकते हैं उसको नहीं किसी को बेचा जाएगा, और बेचने का अधिकार तो हम लोगों को है ना, हमारी ज़मीन है, हम देंगे, हम बेचेंगे तो तभी कोई खरीदेगा ना, हम नहीं बेचेंगे तो कौन खरीदेगा। सिर्फ आर्टिकल से एक ही छोटी सी बात हुई है कि बाहर का आदमी भी खरीद सकता था, जो पहले। अब हम गवर्नमेंट से जब बनेंगे, हम काउंसलर बनेंगे, हम जैसे हिमाचल प्रदेश में आर्टिकल 371 है, 370 टूटने के बाद 71 भी है ना, 371, हम कोशिश करेंगे कि 371 जम्मू में लाया जाए, और यहाँ से दोबारा से अगर हम लोग सारे मिल के
अमन से चलें तो दोबारा हमारा जो गवर्नमेंट है प्रोसेस है J&K का जो असेंबली है वो दोबारा वापस आ जाए, MLA विधानसभा मंत्रालय बने। क्या भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि कहीं ना कहीं जो है बाहर के लोगों को यहाँ जगह नहीं मिलती है, 370 हटाने के बाद उनको जगह मिलेगी, और जिस तरीके से जो है एक विधान एक निशान और एक प्रधान जिस तरीके का नारा जो है बाज़ाब्ता दिया गया है, और उसी नारे से जो है भाजपा का मेन जो है आइडियोलॉजी है, क्या आपको लगता है जिस तरीके से आप 371 की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता है पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आपकी सहमति नहीं बनेगी? सुनो मेरी आपको बात बताऊं, जो आर्टिकल 370 तोड़ा गया है इसमें साफ था ये कि गवर्नमेंट J&K की अपनी मर्जी से ही सब कुछ किया करती थी। इस वक्त DDC का इलेक्शन चल रहा है तो वो आर्टिकल 370 टूटने की ही वजह से था। अगर आर्टिकल 370 होता तो यहाँ सेंटर की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी। आपको प्रॉपर जानकारी है। तो ये एक डेवलपमेंट की तरफ एक स्टेप है, बेटर स्टेप है। नहीं, आपने कहा ना 371 जो हिमाचल में है वो हम यहाँ लाने की कोशिश, भाजपा ये कहती है। देखिए हम गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि हमारे लोग जो हैं यहाँ के, देखो सर साफ शब्दों में कहना है, हम लोग बेचेंगे तो वो लेंगे, जाबरन तो ले नहीं सकते। कश्मीर की हमारी ज़मीन है, कौन वहाँ बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा, जाबरन गवर्नमेंट दे नहीं सकती है। ठीक है, जम्मू के लोग हैं, हम यहाँ से भले से उठ के जम्मू चले जाते हैं, वो जो लोग बेचते हैं वही ले पाते हैं, हम कि ज़बरदस्ती भी ले पाते हैं? कोई नहीं ले पाते हैं। इसलिए क्या है कि जो लोग बेचेंगे वही जाएंगे, तो वो उसमें क्या एतराज़ है? एक विधान एक निशान और एक प्रधान के साथ तो हम भी खड़े हैं, हम भी चाहते हैं, क्यों हो हमारा अलग अलग नहीं होना चाहिए? हम तो एक निशान के साथ खड़े रहने चाहिए। सवाल सिर्फ एक पैदा हो जाता है कि हम लोगों की जो ज़मीन है वो सिर्फ यहाँ के ही लोग, आप लोग भी चाहते हो, वही सारी यहाँ की जनता भी चाहती है हमारी ज़मीन बाहर ना जाए, तो मत दे दो, अपनी ज़मीन अपने पास रखो। तो कौन ले रहा है जाबरन? कोई नहीं, गवर्नमेंट छीन के ले जा रही है। आखिर में आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? मैं जनता में एक ही मकसद लेकर जा रहा हूँ। मैं एक साधारण गरीब परिवार से बिलोंगिंग हूँ, बतौर BJP ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। अगर काम सोशल नहीं करता तो 2 टाइम सरपंच बन के नहीं आता। और यही मेरा एक ही मुद्दा है कि आप लोग यहाँ की जनता मुझे चुनेगी तो मुझे किसी के परिवारवाद, हाँ है ये कांग्रेस के अंदर, वो उनकी अपनी खेमा है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसका आपसी लेन देन है। जनता जानती है आज की डेट में। आप देखते रहो, जब रिजल्ट आ जाएगा आपको खुद ही पता चले जाएगा। परिवारवाद जो है वो अपने आप पब्लिक जो है वो दिखा देगी कि एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार एक ही आदमी को बार बार लाना। ये मैसेज क्या देंगे आप चंगा के लोगों को आखिर में? मैं आज के आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को यही मैसेज दूंगा कि आप जो है महात्मा सिंह पे भरोसा रखिए। आप अपना कीमती वोट जो है अपने उम्मीदवार महात्मा सिंह को दे के भारी मतों से जिताइए। आपका जितना भी काम होगा, जो भी आपके मसाइल होंगे वो प्रोजेक्ट करूंगा आगे DDC कौंसिल के पास या गवर्नमेंट के पास, और यहाँ रात दिन खड़ा रहूँगा आपकी खिदमत खलक के लिए, रात दिन खड़ा हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। ये देखें आप किस तरीके से खास करके भाजपा के जो यहाँ के अभी कैंडिडेट DDC कलेक्शन के लिए चंगा के लिए उठे हैं, उनका कुछ चीज़ें तो हैरान कुन थी कि 371 को जम्मू कश्मीर में, ये बात उनकी अभी तक किसी ने कही नहीं है। तो क्या भाजपा की करती क्या है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को खुश करती है, और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जिन इलाकों में पहले रोशनी भी नहीं थी, उसके बाद रोशनी भी लाई गई और रास्ते भी लाए गए। आगे किस तरीके से DDC इलेक्शन में कौन कौन से मुद्दे उठते हैं, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।